हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एमपीपीएससी पे। ठीक है, जो हमारी ये इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज हम जो है वो टैक्सेशन सिस्टम पे बात करेंगे। तो क्या होता है टैक्सेशन सिस्टम? तो टैक्स क्या रहती है? इनकम, गवर्नमेंट की इनकम जनरेट जनरेट करने की एक सोर्स होता है ना। मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए कि टैक्सेशन इज द सोर्स टू इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और लोकल अथॉरिटीज भी हो सकती है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, तो ये होता है टैक्स। तो टैक्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और जो गवर्नमेंट क्या होती है कि जब भी इसकी आप बात करेंगे ना, तो आपको आर्टिकल 12 याद रखना पड़ेगा और आर्टिकल 30। इसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की परिभाषा हमें देखने को मिलती है। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस की जब हम बात करें तो दो टैक्स हमारे समझ में आता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें अलग से ही हमारे को इनकम टैक्स, वो सॉरी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में दिया हुआ है। तो डेफिनेशन क्या होती है डायरेक्ट टैक्स की? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स वेयर द इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन फॉल ऑन द सेम इक्विटी। इसका मतलब ये है कि कराधान और करापात जब एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, उस कर को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है और टैक्स इम्पैक्ट क्या होता है। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि वन हु एक्चुअली पेज टैक्स, वास्तव में टैक्स कौन पे कर रहा है, इसकी जिसके ऊपर बर्डन आ रहा है, वही उसको पे कर रहा है। मतलब इम्पैक्ट नॉट, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा है। और इम्पैक्ट क्या होता है? इट इज द एंटिटी ऑन हुम टैक्स इज इम्पोज्ड, जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज हुआ है, जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, वो होता है इम्पैक्ट। और जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन आया है या जो पे करेगा, वो होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। द एंटिटी हैज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। प्रत्येक नहीं इसमें अगर हम बात करें तो एक होता है कराधान, जहाँ कर लगता हुआ दिखाई देता है, और कराघात यानी कि क्या है? किसी कर को लगाए जाने के बाद इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है, उस बिंदु को कराघात कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष कर क्या है? एक प्रकार का कर है जहाँ कराधान और करापात एक ही इकाई पर पड़ता है। ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा। कराधान और करापात एक ही इकाई पे पड़ता है, जैसे आयकर और निगम कर। वहीं अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि कराधान की घटना और प्रभाव एक ही इकाई पर नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसको अगर आप सिंपली समझना चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपने, एक होती है इनकम टैक्स, है ना, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स मान लीजिए ये ए है। ठीक है, अब इसने क्या करा, अपनी इसकी इनकम हुई 10 लाख रुपए, और सरकार ने बोला है कि ठीक है हम इस पे आपसे 10% टैक्स लेंगे। ठीक है, तो टैक्स का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इस ए पे पड़ा। और पे किसने किया? पे भी इस ए ने ही किया है। ठीक है, ये अगर आप मान लीजिए कि रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ आपने खाना वगैरह खाया, मान लीजिए कि पिज्ज़ा ऑर्डर किया आपने। ये पिज्ज़ा की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपये थी। इस 100 में अगर आप मान लीजिए कि 90 रुपये का पिज्ज़ा था, बिल देखा, और फिर 10 रुपये का जो क्या हो गया, जीएसटी टैक्स हो गया। ठीक है, अब होगा क्या है कि यार अब ये जो 100 रुपये का जो पिज्ज़ा है, ये खाने के लिए तो अलग अलग लोग आएंगे। ठीक है, बनाया किसने? रेस्टोरेंट वाले ने। अब हमको ऐसे अगर आप देखोगे तो इन दी एंड, मतलब शुरुआत में तो यही लगेगा ना कि ये इसके ऊपर किसके ऊपर? रेस्टोरेंट वाले के ऊपर आया है ये पे करने के लिए। मगर जैसे ही आप देखोगे बिल वगैरह, तो मान लीजिए कि वहाँ पे ए भी आ रहा है पे खाने के लिए, वहाँ बी भी आ रहा है, वहाँ पे सी भी आ रहा है। तो इन तीनों के ऊपर क्या हुआ? ये जो 10 रुपये का टैक्स बर्डन आया, इन तीनों ने पे किया। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ए भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, सी भी दे रहा है इनकम। और जहाँ किसकी और लगता हुआ कैसा लग रहा है हमें कि रेस्टोरेंट के ऊपर लग रहा है, मगर पे कौन कर रहा है? ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है। वहीं अगर आप ये इनकम टैक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ए इनकम जनरेट कर रहा है और उसी के ऊपर ये टैक्स भी लग रहा है। हाँ, ये 10% का टैक्स भी उसी के ऊपर लग रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, है ना। 3 नंबर के हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा टैक्स क्या होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कौन सी? एक होता है सेस और एक होता है हमारा सरचार्ज। ठीक है, सेस को मेरे ख्याल से उपकर बोल देते हैं, सरचार्ज का मेरे को ध्यान नहीं है, या थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेस सेस क्या होता है कि ये कर पर कर होता है। बेसिक टर्म यानी कि सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो ये कर के ऊपर कर लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी 10 लाख रुपए इनकम है। ठीक है, या एक काम करते हैं, हम छोटी छोटी अमाउंट लेते हैं, ये केवल समझने के लिए हम लेंगे।
है, मान लीजिए कि आपका 1,000 रुपये की आपकी इनकम है, ठीक है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपसे मान लीजिए कि 10% का टैक्स लगा दिया। अब 10% का जो टैक्स आपका निकलेगा वो कितना आएगा, 100 रुपये। ठीक है, अब ये आपका टैक्स आया, इस टैक्स पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम है ना 2% आपसे स्वच्छता कर लेंगे, है ना। तो इस 100% का अगर आप 2 रुपये देखोगे तो कितना आएगा, 2 ही रुपये आएगा 100 रुपये का। तो टोटल टैक्स आपने कितना पे कर रहे हो, आप 102 कर रहे हो। तो ये जो टैक्स टैक्स निकल के आया आपका, इसके ऊपर सेस जो है लगता है। तो ये होता है कर पे कर। इट मस्ट बी ओनली बी अप्लाई टू मतलब इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेस लगाया जाना चाहिए, और ये उसी के नाम से ही समझ में आ जाता है। जैसे एजुकेशन सेस हो गया, स्वच्छता सेस हो गया। स्वच्छता सेस जो है, इसका 2015 में भारत सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। जैसा कि आपको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने एक शुरू किया था। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि और साथ ही साथ ये भी रहता है कि सेस जिस पर्पस के लिए लगाया जा रहा है, ये उसी पर्पस में इसको यूज़ भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप एजुकेशन सेस लगा रहे हो, ठीक है, आप अगर एजुकेशन सेस लगा रहे हो तो उसका जो खर्च है वो एजुकेशन पे ही होना चाहिए, आप किसी और पर्पस में उसको यूज़ नहीं कर सकते। और सेस जो रहता है वो सभी टैक्स पेयर पे लगता है। सेस से जो अमाउंट आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, भारत की संचित निधि में जाती है। जिस पर्पस के लिए इसको लगाया जा रहा है, जब वो पूरा हो जाता है तो ये सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि भैया ये इसको खत्म कर दे अब, ठीक है। तो ये ही पूरा इसमें दिया हुआ है कि सेस वास्तव में कर पर लगता है। सेस से मिले पैसों को केवल उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए इसे लगाया गया है। यह कर सभी करदाताओं पर लगाया जाता है। इससे मिले धन को संचित निधि में रखा जाता है। संचित निधि क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। आमतौर पर इस उपकर को तब तक लगाया जाता है जब तक कि वह विशिष्ट उद्देश्य की पूरी पूर्ति नहीं हो जाती। मतलब जैसे कि वो ये कि स्वच्छता अगर आप लगा रहे हो, तो जब तक लगेगा जब तक हम इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती। जैसे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो अतः ही इसको हटा लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या होता है, ये आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है ये उसके ऊपर लगता है। टोटल टैक्सेबल इनकम मतलब, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये, आपने मान लीजिए कि इसको हटाइए, आपका आपकी इनकम जो है मान लीजिए कि 5,000 रुपये है, ठीक है। इस 5,000 रुपये में से फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 2,000 रुपये आपके जो है टैक्स लगेगा इस 2,000 इनकम पे। मतलब स्लैब रहते हैं ना कि 0% टैक्स लगेगा आपका, 0 से लेके 5 लाख की इनकम तक। फिर 5 लाख के ऊपर जो जाएगा तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि 5,000 रुपये है, इस 5,000 में से 2,000 रुपये आपका टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10% हमने लिया, ठीक है। तो इस 2,000 पे आपका टैक्स भी लगेगा 2%, और इसी 2,000 पे आपका सरचार्ज भी लिया जाए, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया कि पहला वाला जो जो आपका सेस रहता है वो किस पे लगता है, वो टैक्स पर लगता है। मतलब टैक्स पर टैक्स लगता है कि टैक्स आपका कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद सरचार्ज, वो सेस की कैलकुलेशन होगी, और सरचार्ज डायरेक्ट आपकी टैक्सेबल इनकम पे ही लगता है। और ये जो इसकी जो रेंज होती है, मतलब इसका जो कितना अमाउंट लगेगा ये वेरी करता है, मतलब अलग अलग है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके रखे हुए हैं कि कोई फॉरेन कॉरपोरेशन है जो भारत में काम कर रही है, और उसकी जो इनकम है 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है। नेट इनकम की बात हो रही है, क्रॉस की नहीं हो रही। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2% आपको सरचार्ज लगेगा। 5% सरचार्ज लगेगा अगर डोमेस्टिक कॉरपोरेशन है और वो 1 करोड़ से 10 करोड़ की रेंज में कमा रहा है। और अगर वही डोमेस्टिक कॉरपोरेशन 10 करोड़ से ज़्यादा कमाता है तो 10% से आपका सरचार्ज लगेगा। तो आपने कैसे देखा कि यहाँ पे ही आपको 3 टैक्स स्लैब मिल गए हैं, एक 2%, एक 5% और एक 10%, ठीक है। और ये दोनों एक जन के लिए है, डोमेस्टिक कॉरपोरेशन के लिए है, ये फॉरेन कॉरपोरेशन के लिए है ना। तो ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल है, मैंने बस 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सेस और सरचार्ज दोनों ही इनकम के सोर्स है तो इनमें अंतर क्या है। तो इनमें अंतर के लिए मैंने 5 पॉइंट लिए हुए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि सेस का जो रेट रहता है वो फिक्स रहता है, और इसका जो रेट रहता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से क्राइटेरिया में आप फंस रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें आ रहे हो तो 5% लगेगा। अगर आपका डोमेस्टिक कॉरपोरेशन है मगर 10 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो तो इतना लगेगा। तो यानी कि क्या, ये वेरी करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। सेस का दूसरा क्या है कि ये जो सेस सेस जब कैलकुलेट करते हैं तो आपका सरचार्ज का जो अमाउंट आया प्लस आपका जो टोटल टैक्स है जो आप पे कर रहे हो, इन दोनों को प्लस करने के बाद सेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि सरचार्ज कैलकुलेट करने के बाद आपका सरचार्ज आया है 20 रुपये, प्लस आपका जो टैक्स था ये आ गया था 2,000 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया, 2,020 हो गया,
तो इस पे फिर सेस कैलकुलेट होगा, जो भी परसेंट होगा गवर्नमेंट का। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द टोटल टैक्स अमाउंट ओनली, जो भी आपका टोटल टैक्स आप जो पे करोगे केवल उसी पे ये कैलकुलेट होता है। ये सब पे लगता है, सेस जो है सब पे लगता है। और जो सरचार्ज है केवल हायर इनकम ग्रुप्स पे लगता है। जैसे कि आप यहीं पर ही देखोगे कि 1 करोड़ है, हाँ ये 10 करोड़ है, तो कितना ज़्यादा अमाउंट है। ये मिडिल मिडिल लोग जो रहते हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनकी इतनी इनकम तो होती है। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है, और ये इसमें पर्पस सरचार्ज में पर्पस स्पेसिफाइड नहीं रहता। मतलब सरचार्ज का जो अमाउंट है सरकार चाहे तो कहीं पे भी यूज़ कर सकती है। वो चाहे तो उसको डिफेंस में यूज़ कर दे, वो चाहे तो इसको पेंशन स्कीम्स में यूज़ कर दे, वो चाहे तो इसको एजुकेशन में यूज़ कर दे, कहीं पे भी यूज़ कर सकती है। अगर सेस में ऐसा है कि जिस नाम से लिया जा रहा है उसी में यूज़ होगा। अगर एजुकेशन में है तो केवल एजुकेशन में जाएगा, हेल्थ में है तो केवल हेल्थ में जाएगा, है ना। सर सेस की बात हो रही है, सेस में। सरचार्ज में ऐसा नहीं होता है। जो सेस है इसका मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, है ना। आप समझ ही सकते हैं कि स्वच्छता कर हो गया, है ना, एजुकेशन सेस हो गया। तो और इसका मेन पर्पस होता है कि हायर इनकम इंडिविजुअल्स के पास से जो आपकी हायर इनकम है उसको संतुलित करना है। दूसरा क्या है कि इनइक्वालिटी को कम करना है। ये इसके दो पर्पस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। सेस और जो सरचार्ज होते हैं ये दोनों कैसे एक दूसरे के समानताएं रखते हैं। तो पहला तो ये रहता है कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिरोपित किया जाता है। सेस एवं सरचार्ज दोनों केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित किए जाते हैं। दोनों से एकत्रित धन को भारत की संचित निधि में जमा कराया जाता है। बोथ आर कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन इंडियन कंसोलिडेटेड फंड। ये और सबसे बड़ी बात है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। नो नीड टू शेयर द अमाउंट ऑफ सेस एंड सरचार्ज विद स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनेंस कमीशन बनता है और ये बताता है कि कितना परसेंट आपको गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना है। मगर उसमें जो बताता है उसमें सेस और सरचार्ज इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो उस पर एकाधिकार होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ऐसी डेटा निकल के आया था कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसने ये बताया था कि स्टेट जो है वो 62% एक्सपेंडिचर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर उनके पास आय का जो इनकम सोर्स है वो केवल 37% है। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम जो है 63% होती है, मगर जो खर्चा रहता है वो 38% होता है। ये है आपकी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था। बेसिकली ये इसलिए रखा गया है कि सेस और सरचार्ज के क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं, तो आप उसको इसमें ये वाले डाटे को यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। हमारे सिलेबस में ये पॉइंट सीधे सीधे से लिखा हुआ है कि गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो 5 पॉइंट्स निकल के आते हैं, है ना। मतलब आप और भी इसके पॉइंट्स बना सकते हैं। टोटल इसमें मेरे मेरे पास जो आए थे वो 5 पॉइंट्स निकले थे। अच्छी कर व्यवस्था क्या होती है, पहले तो ये है कि निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता का मतलब ये है कि हायर इनकम ग्रुप्स पे, मतलब अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट, मतलब आपकी स्टेट में किसकी कौन सी विचारधारा चल रही है। अगर ये मान लीजिए कि सोशलिज्म है तो वहाँ पे ये बोलेंगे कि हायर इनकम ग्रुप्स पे हायर टैक्स होना चाहिए। वहीं अगर आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखोगे तो वो बोलेंगे कि हायर इनकम ग्रुप्स पे कम टैक्स होना चाहिए, दो टैक्स होना चाहिए। ठीक है। अब हम हमारे देश के हिसाब से अगर बात करें तो निष्पक्षता कैसी होनी चाहिए कि जो समान या समान करों का भुगतान करने वाले व्यक्तियों को क्षैतिज इक्विटी के रूप में माना जाता है, और जो उच्च टैक्स ब्रैकेट वाले लोग हैं जो अधिक टैक्स देते हैं उनको वर्टिकल इक्विटी के रूप में जाना जाता है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये आपने रोस्टर प्रणाली में भी देखा होगा जब हमारे यहाँ रोस्टर सिस्टम आया था, कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। और ये वाली चीज आपको आर्टिकल 14 में भी देखने को मिलेगी, विधि के समान संरक्षण की जब भी बात होती है तो। फिर होता है क्या, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपकी टैक्सेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए कि ये रिसोर्स को जनरेट करे, ना कि रिसोर्स को खत्म करे, है ना। और जो टैक्स पेयर है उनको डिफिकल्ट ना हो पे करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि अब कोई बंदा है जो 1,000 रुपये कमाता है, अब आपने टैक्स सिस्टम ला के ऐसा कर दिया कि हम इससे 60% टैक्स लेंगे, तो इसके पास बचेगा कितना, इसके पास 400 ही रुपये बचेंगे, तो आपने तो खत्म कर दिया ना इसको। वहीं अगर आप मान लीजिए कि ये 1,000 रुपये है और आप इससे बोल रहे हैं कि ठीक है हम 5% टैक्स लेंगे, तो 5% टैक्स अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 50 रुपये। उसके पास कितने बचे, 950 रुपये। तो इसको वो इफेक्टिवली दूसरे कामों में यूज़ कर सकता है। तो यही है इसका मतलब कि दक्षता बढ़ाए, टैक्सेशन सिस्टम ऐसी हो जो लोगों की दक्षता बढ़ाए।
सिंप्लिसिटी सीधा सा मतलब ये है कि टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको कैलकुलेट करते टाइम या जब भी आप पे कर रहे हो, आपका टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो इसकी जो प्रोसेस है ये बहुत ईजी होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जटिल अगर होती है ना तो लोग बाग बचते हैं फिर वो काम करने से। सीधा सामता यही है इसका। लचीला होना चाहिए, आपकी जो कर व्यवस्था है लचीला होना चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र लगाना पड़ रहा है या कोई संशोधन करना पड़ रहा है, जैसा कि हमने देखा था जीएसटी में। तो जीएसटी तो खैर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर टैक्स सिस्टम के लिए आपको उसी टाइप का संशोधन करना पड़े। तो फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि समय के साथ साथ आप उसको सरलता के साथ चेंज कर सको। और फिर आखिरी जो एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, अच्छी कर प्रणाली देखने को मिलती है, वो है पारदर्शिता। कि करों का व्यक्तिगत मूल्यांकन, कुल संग्रह कितना हुआ, उस संसाधनों का उपयोग किस सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च की गई राशि आदि पर पारदर्शिता तरीके होने चाहिए कि लोगों को पता चल सके कि हमारा जो टैक्स जो लिया है गवर्नमेंट ने वो कहाँ पे और कैसे यूज किया है। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा था। सेस और सरचार्ज पे हमने हमने बात करी। ठीक है, कि दोनों के में क्या क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कराधान करापात की हमने बात करी। ठीक है। अब जो है मतलब एक बार हम थोड़ा ऐसे रिवीजन देखते हैं इसमें, है ना, कि टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। जैसा टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, फिर हमने फिर हमने क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखी जो 3 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है। फिर हमने बात करी कि सेस और सरचार्ज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। फिर हमने बात करी और दोनों में सिमिलैरिटी भी देखी। फिर हमने देखा कि फीचर्स ऑफ गुड टैक्सेशन सिस्टम क्या होती है ना। अब इसके बाद में जब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, और थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।